हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस नंबर 15 कर रहे हैं और रुकमनी सेट से प्लेटफॉर्म सेट नंबर 2 है जो 28 मार्च 2016 को एग्जाम हुआ था। उसका सेकंड शिफ्ट का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि जाह्नवी ने 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। यानी कि जाह्नवी है जो 1,25,000 रुपया 8% पर लेता है और 2 वर्ष के बाद उसे कितना रुपया लौटाना होगा सूद समेत, यानी कि मिश्रण पूछ रहा है। तो आपको इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो मेथड पहला, दूसरा ट्री मेथड और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे बेस्ट फार्मूला मेथड ही बता देते हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिश्रण बराबर फार्मूला होता है मूलधन इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n या t दे सकते हैं, t4 टाइम। तो कितना दिया गया है मूलधन 1,25,000 रुपया। 1,25,000 रुपया आपका मूलधन है। दर दिया गया है 8%, मतलब 8/100 से लिख सकते हैं। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 1,25,000 108/100 से लिख सकते हैं। 108/100 पर पावर 2 है, इसे कैंसिल कर देंगे तो 27 बटा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार इसे गुना में लिखेंगे। कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए इसे हम थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं। 125 गुना 1000 इसे लिख रहे हैं और 27/25 को 2 बार हम ब्रेक करके लिख रहे हैं क्योंकि 27/25 पर पावर 2 है। अब 25 चौके 100 तो 40 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 1000 और 25 पचे 25 से तो 40 बचे यहाँ कितना हो गया 200। 40 बचे 200 गुना 27 गुना 27 तो 27 गुना 27 27 का स्क्वायर 729 होता है। 729 गुना 2 तो 1458 और 2 जीरो मतलब 1458 डबल जीरो, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा मिश्रण, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण PQR, मतलब ये कोण है जो 90 डिग्री दिया गया है। और भी देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कोण PQR कितना दिया है 90 डिग्री और ये भी दिया गया है कि PQ कितना है, PQ 6 सेंटीमीटर है, QR कितना है, QR 8 सेंटीमीटर है। तो PQ कितना होगा जो पूछ रहा है। तो आप ट्रिपलेट से डायरेक्ट जानते होंगे 3 4 5 लंबा धारी तो ये कारण होता है। तो इसका मल्टीपल मतलब 2 टाइम्स गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 10। आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए ये सभी कि 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 12 15। अगर जहां 9 रहता 12 रहता तो यहाँ 15 होता। 6 8 है तो यहाँ पर कितना होगा 10। या आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं 10 आपका कौन सा ऑप्शन है जो बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर हो गया। अगर इसे बनाना चाहते तो डायरेक्ट कर्ण बराबर ऐसे भी लिख सकते थे कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 और 64 जोड़ते तो 100 होता, 100 का वर्गमूल 10। इस प्रकार से आप बना सकते थे आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैथ सेक्शन का है। ये दिया गया है कि sin a इक्वल टू sin a बराबर, यहाँ पर ब्लैंक है मतलब खाली स्थान है, गुना कितना लिखा गया है cos a, मतलब खाली स्थान की जगह पर क्या होगा। तो मान लीजिए खाली स्थान की जगह पर x है तो x का मान आपको निकालना है। तो गुना में cos a बराबर के दाहिना तरफ है तो बाएं तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा sin a बटा cos a। और sin a बटा cos a को बोलते हैं tan a, इसे tan a बोलते हैं, मतलब x का मान क्या हो गया tan a। तो tan a कौन सा ऑप्शन है, cos sin a बटा cos a देख सकते हैं क्या है tan a। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। tan a ऑप्शन नंबर बी में है तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये वेन आरेख का है। वेन डायग्राम आप जानते होंगे, वेन डायग्राम का स्पेशल वीडियो भी हम बनाएंगे। तो वेन आरेख को देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाहिने हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, मतलब दाएं से भी लिखते हैं और बाएं से भी लिखते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो लिख ही नहीं सकते। तो टोटल देखिए, इसे सबसे पहले हम 2 डायग्राम बनाते हैं सर्किल का, मतलब एक लिख रहे हैं दाहिना हाथ से लिखने वाले और दूसरे के लिए बाएं हाथ से लिखने के लिए। तो सबसे पहला वृत्त जो दिया गया है ये है दाएं हाथ से लिखने के लिए। दाएं को हम लोग इस प्रकार लिख दिए कि दाएं से लिखने वाले कितना टोटल व्यक्ति है 18 व्यक्ति। 18 व्यक्ति है जो दाएं से, और बाएं हाथ से लिखने वाले टोटल कितने व्यक्ति हैं, बाएं हाथ से लिखने वाले टोटल व्यक्ति हैं 26। और ये भी आपके प्रश्न में दिया गया है कि कुल कितना व्यक्ति है, तो कुल 100 व्यक्ति है। तो इसे दोनों सर्किल को हम एक आयत के अंदर या वर्ग के अंदर रखते हैं, मतलब ये इस आयत के अंदर टोटल कितना है, टोटल 50
पर्सन है, मतलब टोटल 50 लोग हैं। 50 व्यक्तियों के कार्यालय में, मतलब किसी कार्यालय में 50 व्यक्ति है। ये आयत के अंदर में 50 व्यक्ति है, जिसमें से दाएं हाथ से लिखने वाला 18 व्यक्ति है, बाएं हाथ से लिखने वाला 26 व्यक्ति है और दोनों हाथों से लिखने वाला 2 व्यक्ति है। तो दोनों हाथों से लिखने वाला ये वाला भाग है जो दोनों हाथों से लिखने वाला है। तो पूछ रहा है कितना ऐसा व्यक्ति है जो ना तो दाएं हाथ से लिख सकता है ना बाएं हाथ से लिख सकता है। जो तो ये सारा जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, ये ना तो दाएं हाथ से लिख सकता है ना ही बाएं हाथ से लिख सकता है। तो देखिए इसे कैसे बना रहे हैं। 18 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति है जो दोनों हाथों से लिखता है, मतलब केवल दाएं हाथ से लिखने वाला कितना होगा, तो 18 माइनस 2 यानी कि 16 व्यक्ति है जो सिर्फ दाएं हाथ से लिखता है। केवल दाएं हाथ से लिखने वाला 16 व्यक्ति है। उसी प्रकार से 26 व्यक्ति बाएं हाथ से लिखता है, उसमें से 2 व्यक्ति दोनों हाथों से लिखता है। तो 26 में से 2 घटा देंगे यानी कि 24 व्यक्ति है जो सिर्फ बाएं हाथ से लिखेगा, मतलब केवल बाएं हाथ से लिखने वाला अवश्य 24 व्यक्ति ही है। अब देखिए आपका ये डायग्राम और ये डायग्राम इस प्रकार से कुल मिलाकर ये हो गया, या तो दाएं हाथ से लिखने वाला या बाएं हाथ से लिखने वाला या दोनों हाथों से लिखने वाला। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 प्लस 16 प्लस 2, मतलब दाएं हाथ बाएं हाथ से लिखने वाला, दाएं हाथ से लिखने वाला या दोनों हाथों से लिखने वाला। तो टोटल 24 16 40 और 2 कितना हो गया 42। जबकि आपके प्रश्न में टोटल कितना दिया है 50, यानी कि और जो ये सभी है इनकी संख्या कितना होनी चाहिए 8, यानी कि 42 में हम कितना जोड़ेंगे अगर, तो ये सभी को जो ना दाएं हाथ से लिख सकता है ना बाएं हाथ से लिख सकता है वो सबको हम एक साथ जो मान लेंगे। तो ये सभी दाएं हाथ से बाएं हाथ से और दोनों हाथों से लिखने वाले को मिलाकर 42 हुआ। तो 42 में हम कितना जोड़े कि 50 हो जाए, मतलब या 50 में 42 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, वैसा 8 व्यक्ति है जो ना तो दाएं हाथ से लिख सकता है ना ही बाएं हाथ से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जस्ट इसी वैरायटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी है इसी प्रकार के। इसमें बोल रहा है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में, इसमें 50 के जगह पर कितना दिया गया है 54, मतलब पिछला क्वेश्चन में है 50 और इस क्वेश्चन में टोटल है 54। 54 छात्रों की एक कक्षा है, उसमें से 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं। मतलब पहला डायग्राम बनाते हैं और दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये पहला दूध पी रहा है और दूसरा पी रहा है चाय, मतलब किसी कक्षा में 54 छात्र है, मतलब इस आयत के अंदर में टोटल 54 छात्र है, जिसमें से दूध पीने वाला कितना है, दूध पीने वाला टोटल 24 छात्र है। और मतलब पहला वृत्त है जो 24 इसके अंदर में है, दूसरा है चाय पीने वाला 28 छात्र है, मतलब दूसरा जो सर्किल किए है वृत्त उसमें 28 व्यक्ति है जो चाय पीता है। और ये भी दिया गया है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं, मतलब ये सारा भाग है जो कुछ भी नहीं पीने वाला है। जैसे इसमें पूछ रहा था कि कुछ नहीं वाला, मतलब ना तो दाएं ना बाएं वाला, तो ये सारा भाग था। तो इसमें यही दिया गया है कि कुछ ना पीने वाला, मतलब ना तो दूध और ना ही चाय पीने वाला कितना है, दिया गया है आपके प्रश्न में 8 है। 8 ऐसा है जो ना तो दूध पीता है और ना ही चाय पीता है। तो पूछ रहा है कि दोनों पीने वाला, मतलब या तो दूध या चाय, मतलब दोनों पीने वाला व्यक्ति कितना है, जो इसका जस्ट उल्टा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे बना रहे हैं। टोटल आपके पास 54 विद्यार्थी है, 54 विद्यार्थी में से 8 विद्यार्थी है जो ना तो दूध पीता है और ना ही चाय पीता है। तो 54 में से सबसे पहले 8 घटा देंगे तो 46 हो जाएगा जो पीने वाला हो जाएगा, मतलब या तो दूध पीता है या चाय पीता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दूध पीने वाला टोटल 24 है, चाय पीने वाला 28 है। तो 24 और 28 को जोड़ेंगे तो ये पूरा जोड़कर जो आएगा आपको दूध भी पीने वाला होगा, चाय भी पीने वाला और दोनों पीने वाला, मतलब टोटल ये हो जाएगा पीने वाला यहाँ पर कितना 24 प्लस 28 को जोड़िए तो 24 28 कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 4 52, यानी कि 52 विद्यार्थी हो गया, जिसमें से दूध भी पीने वाला है, चाय भी पीने वाला है, दोनों पीने वाला है। जबकि आपके प्रश्न में इस प्रकार से हो रहा है 46 पीने वाला, क्योंकि टोटल 54 दिया है, 54 में से आप घटा देंगे जो नहीं पीने वाला है तो 46 हो गया जो पीने वाला। ऐसे हो रहा है टोटल 52 पीने वाला, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है 8 ज्यादा हो रहा है। तो 8 कौन होगा, ये वाला भाग होगा जो, मतलब 52 में से 46 घटाएंगे तो कितना होगा 6, यानी कि 6 ऐसा विद्यार्थी है, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 52 माइनस 46 तो कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 विद्यार्थी यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वो दूध भी पिएगा और चाय भी पिएगा। आपको टेस्ट करके भी बता देते हैं, जांच करके कि सही है कि नहीं। जो अगर जो यहाँ पर हम 6 रखे हैं, मतलब 6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बी, 8 का हो जाएगा बी 6 आंसर, मतलब 6 व्यक्ति दूध भी पिएगा और चाय भी पिएगा। तो यहाँ पर 6 रखते हैं तो 24 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति पीता है दूध और चाय दोनों, तो केवल दूध पीने वाला कितना होगा 24 माइनस 6, 24 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा 18, 24 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 18, 14 में से 6 जाएगा 8, इस प्रकार से। और यहाँ पर चाय पीने वाला टोटल कितना है 28, उसमें से 6 है जो
केवल 6 है जो दोनों पीता है, दूध और चाय दोनों, तो केवल चाय पीने वाला कितना होगा, 28 में से 6 घटा देंगे तो 22। अब देखिए आपको टोटल होना चाहिए जोड़कर कितना, 54। तो देखिए यहाँ पर केवल ये दूध पीने वाला 18 है और दोनों दूध और चाय दोनों पीने वाला 6 है और केवल चाय पीने वाला 22 है। तो 22 और 18 जोड़ेंगे तो 40 और 6 46। 46 ऐसा हुआ जो दूध भी पीता है, चाय भी पीता है और दूध और चाय दोनों पीता है, 46 हो गया वैसा। और ये कुछ नहीं पीने वाला 8 है, तो 46 में भी 8 जोड़ेंगे तभी टोटल होगा ये आयत के अंदर। तो 46 और 8 कितना होता है, 54। मतलब इस प्रकार से आपका अगर जो दोनों पीने वाला 6 रहेगा, दूध और चाय दोनों पीने वाला 6 रहेगा तभी आपका आंसर होगा। तो बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं या बेसिक मेथड से भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। क्वेश्चन पहले समझिए, कोई साइकिल चालक है जो 8 किलोमीटर चलता है 15 का स्पीड से और 4 किलोमीटर चलता है 20 का स्पीड से, तो उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है। तो औसत चाल बराबर आप जानते हैं कुल तय दूरी बटा कुल तय दूरी को लगने में लगा गया समय, यानी कि होता है फार्मूला कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। तो दूरी कितना तय किया है, पहले 8 किलोमीटर दूरी तय किया है, फिर 4 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो 8 किलोमीटर दूरी तय किया है कितना का स्पीड से, तो 15 का स्पीड से। तो समय कितना हुआ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 8 बटा 15 घंटा हो गया, मतलब 8 बटा 15। उसी प्रकार से फिर 4 किलोमीटर दूरी तय किया है 20 के स्पीड से, तो लिखेंगे 4 बटा 20 घंटा। अब इसे हल करेंगे तो 4 बटा 20 को 4 5 20 1 बटा 5 लिखेंगे। इसका सिंपलीफिकेशन शॉर्ट में कर देते हैं, ऊपर तो 8 4 12 हो जाएगा और नीचे देखिए 8 बटा 15 ये 1 बटा 5 है, तो इसे बेस को समान कर देते हैं, 3 से गुना कर ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 3 बटा 15। तो 8 3 11 बटा 15, यहाँ पर हो गया 11 बटा 15 और 15 ऊपर चला जाएगा, मतलब 12 गुना 15 बटा 11, 12 गुना 15 180 होता है। 180 में आप 11 से भाग दीजिएगा तो 11 के 11 हो जाएगा, 7 और 0 11 6 66, 4 और 0 मतलब 40, तो 11 के 33, यानी कि फिर 16.3 के अक्रॉस कौन सा ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद 16.3 ऑप्शन नंबर 3 6 है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर मैच कर रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि किसी मिठाई को बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कोई मिठाई बनाना है तो उसमें आपको 5 कप दूध चाहिए और 3 कप चीनी चाहिए। जो लिखा गया है लिख रहे हैं 5 कप क्या चाहिए, दूध, और इतना ही हमें चाहिए 3 कप चीनी। 5 कप दूध और 3 कप चीनी चाहिए किसी मिठाई को बनाने में। तो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके, कोई भी दूध बेकार नहीं हो, कितना भी दूध आप यूज करें पूरा यूजफुल हो जाना चाहिए। मतलब 25 कप दूध चाहिए तो कितना कप चीनी चाहिए। 5 कप दूध के लिए कितना 3 कप चीनी है, तो प्रश्न में बोल रहा है कि 25 कप दूध हो, 5 की जगह पर कितना बोल रहा है 25 कप अगर जो दूध हो तो यहाँ पर कितना कप चीनी होगा जो, तो देखिए 5 से 25 हो रहा है, मतलब 5 से गुना हो रहा है, तो इधर भी 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कि 15 कप क्या होगा चीनी। 15 कप चीनी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। डायरेक्ट रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं, आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए कितना दिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल है। ये बोल रहा है जैक ने एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना था। यानी कि कोई व्यक्ति है जैक जो 1440 रुपए में किसी पोशाक को बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो उसे कितना में खरीदा होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि वह 100 रुपए में खरीदा होगा, क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, सिंपल वे में समझाते हैं, क्रय मूल्य से मान लिए 100 रुपया, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 120 बटा 100। 20% लाभ पर बोल रहा है तो x गुना 120 बटा 100 करेंगे, 1440 रुपए में वह इस प्रकार से बेच देता है। आप ऐसे बनाते होंगे मतलब बेसिक अप्रोच से, या इसी को शॉर्टकट वे में कैसे बनाते हैं, देखिए 1440 रुपए में बेच रहा है ऐसे, और 20% लाभ पर कितना बेच रहा है, 20% लाभ पर मतलब 120% में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करते हैं, क्रय मूल्य परसेंट में कितना मानते हैं 100, तो 100 से गुना करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, ये शॉर्टकट अप्रोच है। इस ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, तो यहाँ पर से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है 4 से, तो 1200 आपका कमीज का क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपये, जो कितना है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है
20 से 22 मतलब ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से 22 ये आपको दिया गया है इस प्रकार से डायग्राम। इसमें बोल रहा है कि एक कंपनी की कार के केवल 3 मॉडल्स हैं, मॉडल 1, 2 एंड 3। उनकी बिक्री के आंकड़े निम्नानुसार दिया गया है। मतलब वर्ष 1990 से 95 में मॉडल 1 बिका है 19,000, मॉडल 2 बिका है 41,300, मॉडल 3 बिका है 6,412। इसी प्रकार से लास्ट दिया गया है 2011 से 2015 के बीच में मॉडल 1 की बिक्री हुआ है 91,600, मॉडल 2 की बिक्री हुआ है 16,400, मॉडल 3 की बिक्री हुआ है 10,025। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सवालों के उत्तर दीजिए। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। बोल रहा है पहला ऑप्शन लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियां हैं। तो मॉडल 2 में देखिए, मॉडल 2 में परेशानी क्यों होगा, क्योंकि मॉडल 2 में परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल 2 की बिक्री अधिक ही हो रही है। क्यों अधिक हो रही है, क्योंकि देखिए मॉडल 1 में 19,000 बिक रहा है लगभग, तो मॉडल 2 में बिक रहा है 1990 से 95 में 41,000। उसी प्रकार से 1996 से 2000 में देखते हैं तो मॉडल 1 में बिक रहा है 27,000, तो मॉडल 2 में बिक रहा है 35,000। तो आप लगभग देख सकते हैं कि मॉडल 2 में कोई परेशानी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बोल रहा है निश्चित रूप से, पहला ऑप्शन तो लगभग सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लगता है कि कंपनी मॉडल 1 की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रही है। तो मॉडल 1 में देखिए आप, मॉडल 1 में सबसे ज्यादा जो नीचे दिया गया है 91,600, तो मॉडल 1 में 91,600 को सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर जो दिया गया है निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दे रही है उतना। तो ऑप्शन नंबर कितना है 20 का बी। क्यों हुआ बी, क्योंकि मॉडल 1 का बिक्री 2011 से 15 में अगर जो देखें तो 91,600 हो रहा है, जो अपने आप बिक रहा है, तो इसमें कोई ध्यान देने की बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 20 का आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें खुद आप पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है 2011 से 15 की अवधि में मॉडल्स 1 और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना % का डिफरेंस है, मतलब अंतर है। 2011 से 15 में देखिए मॉडल 1 यहाँ डायग्राम बना देते हैं। 2011 से 2015 में दिया गया है इस प्रकार से मॉडल 1 कितना है, मॉडल 1 की बिक्री है 91,600। उसी प्रकार से मॉडल 2 है, मॉडल 2 की बिक्री कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 16,400। और उसी प्रकार से मॉडल 3 में, मॉडल 3 की बिक्री कितना हुआ है 2011 से 2015 के बीच में मॉडल 3 की बिक्री हुआ है 10,025। तो इस प्रकार से टोटल 2011 से 2015 वर्ष में, मतलब 2011 से 2015 तक में कितना मॉडल 1 और मॉडल 2 और मॉडल 3 तीनों को मिलाकर कुल कितना बिक्री हुआ, पहले वो निकालना होगा। तो निकालिए, सभी को जोड़ सकते हैं। जोड़िएगा तो आ जाएगा, यहाँ पर हम जोड़कर लिख देते हैं 18, 11, 25, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम आपको जोड़कर भी बता देते हैं क्यों ऐसा होगा। जो देखिए जोड़कर बता रहे हैं, इसमें टाइम ज्यादा लैप्स करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जोड़कर ही लिख देते हैं। देखिए 0, 0, 5, तो इस प्रकार से 5 हो गया। फिर 2, 0, 0, तो 2 हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा जोड़ेंगे 0, 4, 6, तो 10 के 0 बाकी 1। इसके बाद देखिए चौथा जोड़ेंगे 0, 6, 1, 7, तो कितना हो जाएगा, बाकी एक है जो 8 हो गया इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए लास्ट टाइम जोड़ेंगे 1, 1, 2 और 9, 11, मतलब 11, 80, 25, इस प्रकार से हो गया टोटल। आगे प्रश्न में बोल रहा है कि कितना कितना का डिफरेंस 2011 से 15 की अवधि में मॉडल्स 1 और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना का अंतर है। तो मॉडल 1 और 2 ये दोनों का अंतर कितना का है, जो देखिए तो ये दोनों का अंतर निकालने के लिए आपको ये बड़ा है ये छोटा है, या ये बड़ा है ये छोटा, आपको पता चल रहा होगा। तो डायरेक्ट यहीं से घटा रहे हैं, यानी कि 91,600 में से घटाएंगे कितना 16,400, इसे घटाइएगा तो आपका ये अंतर होगा, मतलब 0 कितना हो जाएगा 75,200 रुपया हो जाएगा, जो अंतर हो जाएगा। तो ये अंतर हुआ, लेकिन आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो प्रतिशत में अंतर कितना है जो पूछ रहा है। तो अंतर कितना का हुआ 75,200 का। तो टोटल कितना है 2011 से 15 में, नीचे टोटल लिखते हैं, मतलब 11, 80, 25, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 से करते हैं, इतना परसेंट। इसका सिंपलीफिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 63.60%। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही। तो आप देखिए कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें कार की बिक्री सबसे ज्यादा, मतलब 1 लाख से अधिक रही। तो आप सबसे लास्ट वाला देखिए 2011 से 2015, यही जो लिखे हैं
इसमें सबसे पहला बिक्री मॉडल 1 की बिक्री ही है 91,600। तो ये तो सभी पर सबसे आगे हो गया। तो 91,600 है, 16,400 है, 10,025 है। तो 2011 से 2015 में ही सबसे ज्यादा बिक्री हुआ है। कितना बिक्री हुआ है? तो इतना 1,18,025 मॉडल 1 टू और तीनों को मिलाकर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। 2011 से 2015 कितना बिक्री हुआ है टोटल? 11,000 मतलब इतना 1,18,025 इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर कितना है? 22 का सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा इसके पहले लिखा गया है 2006 से 2010 में, तो इतना से कम होगा। उसी प्रकार से 2001 से 2005, 1996 से 2000, 1990 से 1995 ये सभी में 1 लाख इतना जो लिखा गया है 18,025 इतना से कम की बिक्री हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। कोई व्यापारी है जो 120 केजी आलू खरीदता है 24 रुपये प्रति किलो की दर से, मतलब 1 किलो आलू खरीदता है 24 रुपये में, तो 120 किलो आलू कितना में खरीदा होगा? 120 गुना 24 मतलब 120 केजी आलू का क्रेमोल टोटल कितना हो गया? मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 120 गुना 24। इसे गुना कर लीजिए तो 0 1 0 ऐसे हो जाएगा और 12 चौक 48 फिर 4 12 दूनी 24 4 28 यानी कि 2,880 रुपये हो जाएगा 120 केजी आलू का क्रेमोल। उसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि उसने 80 किलो आलू 50% लाभ पर और 25% आप बाकी 25% की हानि से बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंट में आपको बताना है। कैसे बेच रहा है? 80 किलो आलू बेचता है 50% के लाभ पर और बाकी कितना बचा? 120 में से 80 बेच दिया, 80 किलो बेच दिया 50% लाभ पर, तो 120 किलो में से 80 किलो घटा देंगे तो 40 किलो बचा। तो 40 किलो बेचेगा कितना पर? 25% हानि पर। यही प्रश्न में बोल रहा है, तो उससे कुल लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? और कैसे बेच रहा है? 24 रुपये प्रति किलो खरीदा था तो उसी प्रकार से बेच रहा है। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो 1 किलो आलू का विक्रय मूल्य पहले बताना है आपको। तो देखिए 80 किलो बेच रहा है 50% पर, तो 80 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 गुना 50% पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 50% लाभ पर, तो 150 बटा 100। तो कितना बेच रहा है ये? कैसे? 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था तो वैसे ही बेच रहा है, मतलब कितना होगा? गुना 2400 होगा। 1 किलो का 24 रुपये हुआ तो इतना किलो का कितना होगा? 80 किलो का, तो इतना गुना 24। इसे हल करेंगे तो 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, तो 15 20 से, यानी कि यहाँ पर भी 120 गुना कितना हो जाएगा? 24। तो ये तो सेम हो गया, मतलब कितना? 2,880 रुपये हो जाएगा पहले 80 किलो आलू का विक्रय मूल्य। उसी प्रकार से टोटल 120 किलो है, तो 120 किलो में से 80 किलो घटाएंगे तो 40 किलो बचा। तो 40 किलो बेच रहा है 25% हानि पर। 40 किलो बेच रहा है कितना? 25% हानि पर। 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होता है? 75% पर बेच रहा है, मतलब 75 बटा 100। तो कितना कैसे किलो बेच रहा है? मतलब 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो गुना 24 करेंगे, ये भी आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे इस प्रकार से, 25 75 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा? 240 रुपया। ये 240 रुपया हो गया। फिर से कैलकुलेशन देख सकते हैं, 40 किलो जो बचा वो कैसे बेच रहा है? 25% हानि पर। 25% हानि पर मतलब 75% पर, 75 बटा 100 किए 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो इसे हल किए 25 75 25 चौक 100। और भी देखिए ये 4 से 40 को हमने गुना किया तो 24 दिया 72 और गुना 10 कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 24 गुना 3 गुना 10 करेंगे तो 720 रुपये हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40 केजी आलू का। ये हुआ 40 केजी आलू का, ये हो गया 80 केजी आलू का विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2,880 में से हम जोड़ देंगे 720, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 0 इस प्रकार से। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 8 10, फिर 1 है 8 7 15 1 16, फिर बाकी 1 है और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ देख सकते हैं फिर से जोड़कर 0 हो गया और 2 और 8 10, फिर बाकी 1 है, उसके बाद जोड़ेंगे 8 7 15 1 16 और 2 और 1 3, मतलब 3600 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस 3600 रुपया और कॉस्ट प्राइस कितना है? देखिए 2880 इतना रुपया। तो 2,880 रुपये में खरीदा था 120 केजी आलू और बेच रहा है 3600 रुपये में, मतलब 3,600 रुपये में। तो इससे लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है? तो सबसे पहले लाभ निकाल लीजिए। तो लाभ कितना हो रहा है? मतलब 3600 में से घटाना होगा आपको कितना? 2,880। तो 2,880 आप यहाँ से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 15 में से 8 जाएगा तो 7,
यानी कि 720 रुपया का उसे लाभ होगा, 720 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट आपको निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होता है जनरली। तो कितना क्रय मूल्य है 2880, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 72 चौक 228, तो ये 25 चौक 100 यानी कि 25% का उसे लाभ हुआ। क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 120 केजी आलू है, वह 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है और 80 किलो आलू 50% के हिसाब से बेचता है और बाकी बचा मतलब 40 केजी बचा जो 25% की हानि से बेचता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, तो ऑप्शन कितना है 25% लाभ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद है 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन सिंपल सिंपलीफिकेशन का है, डेसिमल का। लिखा गया है 3x प्लस 0.04x, 3x प्लस 0.04x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया है इक्वल टू के बाद 0.068, 0.068 ये लिखा गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.04x, इस प्रकार से हो जाएगा, इतना बराबर 0.068। सबसे पहले 3x में जोड़ेंगे 0.04x, 3x प्लस 0.04x है बराबर 0.068 लिखा गया है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3.04x हो जाएगा। कैसे जोड़े, अंक को हमने जोड़ा है 0.04 में जोड़ा है 3 को, 3.04 हो गया तो इतना x हो गया, तो x का मान आपको निकालना है, तो 0.068 अपॉन कितना हो जाएगा 3.04। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब यहाँ पर 1 0 हो जाएगा तो दशमलव बैलेंस में हो जाएगा। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 0 होगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 होगा, तो इस प्रकार से 2 0 कैंसिल होगा, तो बात वही हुआ, मतलब नीचे 1 0 देंगे तो आपका बैलेंस हो रहा है, यानी कि दशमलव हम अगर जो हटाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 068 अपॉन 304, इतना हो गया। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल भी कीजिएगा तो जितना बार में कैंसिल होगा तो ये 068 का मतलब 68 हो गया। आप कैंसिल कर सकते हैं 34, यहाँ 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं या 4 बार में डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, 17 चौक 68, इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 छक 24, फिर 17 बटा 76। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका पॉइंट में दिया गया है, देख लेते हैं। हमने यहाँ पर दशमलव हटाया तो यहाँ पर 0 हमने नहीं लिखा, 0 यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। अब ये आप थोड़ा और कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 17 चौक 68, यहाँ पर 4 से फिर से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 हो जाएगा, उसके बाद 2 और 4 तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसे फिर और भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 68 से यहाँ पर कितना बार में कैंसिल हो रहा है, तो 8 5 40, 5 बार में, और 6 5 30 और 4 34, यहाँ पर 608 है, क्वेश्चन में गलत लिखा गया है, 608 होगा, देख लेते हैं 608 ही है, देख सकते हैं क्वेश्चन जो लिखे हैं 0.0608 है, हमने यहाँ गलती लिख दिया है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ठीक है लिखा गया है गलत 0.608 इस प्रकार से है, यहाँ पर भी है 0.608, यहाँ पर भी होगा 608 इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 608 और नीचे ठीक लिखा गया है 3040। अब ये 5 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40, 6 5 30, मतलब 1/5 हो गया, 1/5 इसे लिख सकते हैं 2/10 भी, मतलब 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 0.2 है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं तो गलत आंसर आएगा, क्वेश्चन सही रहेगा तभी सही आंसर आएगा। ये 0.608 था, हमने गलती से लिखा था 0.068 लिखा था जो गलत था, क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं 0.608 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 है, मतलब तो तीनों का योगफल कितना होगा, यदि 3 व्यक्तियों का औसत 40 है तो तीनों व्यक्तियों का योगफल कितना होगा 40 गुना 3, योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, दिया गया है जिस प्रकार से, क्या लिखा है बालू और बालू प्लस बेंजामिन, उसके बाद लिखा गया है आपके प्रश्न में बाबुर, तो ये तीनों का योगफल कितना हो जाएगा बाबुर, ये तीनों का जोड़कर औसत बराबर होता है, योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, तो 3 व्यक्ति यहाँ पर है, 3 चीज है तो 40 गुना 3, इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए लिख सकते हैं 40 गुना 3 कितना हो जाएगा 120, यानी कि बालू, बेंजामिन और बाबुर तीनों का योगफल कितना होगा 120। उसके बाद प्रश्न दिया है बेंजामिन, बाबुर
बेंजामिन व बाबुर के औसत अंक 85 है तो बालू का अंक कितना है? तो दो व्यक्ति यहाँ दो चीज का औसत 85 है तो दोनों का योगफल 85 गुना 2 होगा। किसका किसका है? बेंजामिन और बाबुर। इस प्रकार से बेंजामिन है और बाबुर है तो दोनों का योगफल कितना है? औसत दिया है 85 तो दोनों का योगफल होगा 85 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा? 170। तो हम अगर जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो है, मतलब बालू का मान निकल कर कितना चला आएगा? 120 में से आप कितना घटाइएगा? यहाँ पर 170 तो कितना हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 120 में से 70 घटा देंगे तो हो जाएगा 50। तो 50 आपका ऑप्शन नंबर हो रहा है, लेकिन माइनस में हो रहा है जो थोड़ा देख सकते हैं फिर से। देखिए प्रश्न को भी हमने इस बार फिर से प्रश्न को गलत पढ़ा है। प्रश्न में लिखा गया था कि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक हमने 40 पढ़ लिया था, प्रश्न में है 80 लिखा गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 40 की जगह पर होगा 80। 80 लिखा गया है प्रश्न में तो 80 गुना 3 कितना होगा? 240। अब 240 में से 170 ये घटाएंगे तो 240 में से घटाइए 170 तो कितना होगा? 14 में से 7 जाएगा तो 7। अब प्लस में आ गया आपका, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए था। और ऐसे भी क्वेश्चन गलत पढ़ गए थे, मतलब 240 में से 170 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। तो ये 70 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? जो देख सकते हैं 32 है। 32 का ऑप्शन नंबर कितना है? 70। ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का, आप जानते होंगे ऐसे बनाने। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद कितना है? ऐसा 34। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है। मतलब आपको ऑप्शन दिया गया है वो कौन सी संख्या है? तो 15 से और 30 से और 20 से कितना कितना है? 15, 25 और 30 है। तो 15, 25 और 30 ये तीनों का पहले एलसीएम कितना होगा जो आपको निकालने आना चाहिए। तो 15, 25 और 30 इतना का एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने में हम आपको बताए थे वो भी यहाँ पर बता देते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं कि 15 लिखे, 25 लिखे और 30 लिखे। कभी कभी यही आसान होता है, अगर हम 5 से लगा देंगे तो 5 के 15, 25, 5 30 हो गया। फिर 3 से लगा देंगे, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे तो सभी बनाते हैं, लेकिन हम कैसे शॉर्टकट में बताए थे वो तब बता देते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लेंगे 30, जितना भी दिया रहता है उसमें से सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? 30 से 30 में तो भाग लग रहा है, ठीक है। अब इससे मतलब 25 से भाग देंगे, इसमें तो नहीं लगेगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाता है, तो 30 में भाग पूरा पूरी नहीं लग रहा है। तो किस कारण से नहीं लग रहा है? इसमें देखिए 5 6 30 होता है, इसमें क्या होता है? 30 तो पूरा है ही है, मतलब इसमें 5 पहले से है और 5 गुना 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें 10 है। इसमें 10, 25 को हमने क्या लिखा? 5 गुना 5 लिखा, मतलब 30 को लिख सकते हैं 5 गुना 6। यहाँ पर लिखना चाहिए 5 गुना 6, यहाँ पर गलती से लिखनी है। तो 5 गुना 5 मतलब 1 5 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब 1 5 इसमें और नहीं है तो 1 5 हम यहाँ पर दे दिए। तो अब ये कितना हो गया? 150। अब इसके बाद देखिए 150 मतलब 25 छक 150 हो रहा है, यानी कि 150 में 25 से भाग लग रहा है, ये दोनों में भाग लग गया। अब 15 से इसमें भाग लगना चाहिए, अगर नहीं लगेगा जिस कारण से तो फिर इसमें गुना करेंगे। तो 15 दो 150 होता है, मतलब 150 में 15 से भाग लग रहा है, यानी कि 15, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। अब इसके बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपसे 150 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो पहला ऑप्शन में देखिए बाई ऑप्शन बना रहे हैं, 900 है तो 900 में 150 से भाग दे रहे हैं तो 15 छक 90 पूरा पूरी भाग लग रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 900। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 भी बता देते हैं। यहीं पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि 26 छात्रों की कक्षा में सेमुअल सबसे छोटा 8वां है, यदि कक्षा में सबसे लंबे से उनकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी? टोटल बराबर आप जानते होंगे, टोटल बराबर अप प्लस डाउन माइनस 1 या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, मतलब किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से और उसी व्यक्ति का स्थान नीचे से माइनस 1 करेंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। तो प्रश्न में क्या दिया गया है? टोटल है कितना? 26 और ऊपर से स्थान दिया गया है सबसे छोटा है 8वां, मतलब एक मान लेते हैं 8 है तो दूसरा आपको निकालना है नीचे से कितना होगा जो। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, तो 7 इधर घटाना होगा। 26 में से 7 घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 19, यानी कि उसका स्थान कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। हालांकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 40 ये है एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और ये कोई आयत है, आयत का परिमाप कितना दिया गया है? इसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन लिखा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। इस प्रकार से
ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, मतलब लंबाई है जो चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई 1 यूनिट तो लंबाई 2 यूनिट। इसे रेशियो से आपको बता देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, या रेशियो से कैसे बनाएंगे जो देखिए। तो परिमाप ऐसे रेशियो में कितना होगा, परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होता है, तो 2 × 2 + 1 तो कितना होगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी कि रेशियो में कितना हो गया, 6 परिमाप। और ऐसे एक्चुअल में परिमाप दिया है 24, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू 24 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4, या 24/6 इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 4 हुआ। तो आपको अगर जो लंबाई निकालना है तो क्या होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, तो 2 × 4 और चौड़ाई हो जाएगा 1 × 4, यानी कि 8 हो गया लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया, 4। लंबाई हो गया 8 और चौड़ाई हो गया 4। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा जो। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 8 × 4 करेंगे तो आप 32 स्क्वायर या सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है, ये बी। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे 2x मानेंगे, इसे 1x मानेंगे, तो x मानकर भी बनाइएगा तो उसी प्रकार से आपका आंसर आएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 43 से 45। क्वेश्चन नंबर 43 से 45 सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। इसे आप जानते होंगे पाई चार्ट में। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया गया पाई चार्ट में सालक के छात्रों, मतलब किसी विद्यालय में छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़िए और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से चार्ट बना गया है। बीना 30% छात्र पढ़ता है, और वायलिन 16%, गिटार है जो 25%, तबला है जो 29% पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन देखिए। ये बोल रहा है क्या कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। तो गिटार और वायलिन का अनुपात पूछ रहा है, गिटार और वायलिन। तो प्रश्न में देखिए गिटार और वायलिन कितना कितना परसेंट है। गिटार दिया गया है प्रश्न में, देख सकते हैं GUIT है, गिटार लिखा है कितना 25%, इस प्रकार से। और वायलिन देखिए, वायलिन VIOLIN वायलिन है, इंग्लिश में लिखा गया है 16%। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो डायरेक्ट या ऐसे लिख सकते हैं 25/100 या 16/100। तो रेशियो पूछ रहा है तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 25:16 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 25:16, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि कुल 300 छात्र है तो तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले का कितना परसेंट, दोनों के बीच का अंतर कितना है। जो कुल 300 छात्र दिया है, तो देखिए तबला और बीना, टोटल स्टूडेंट कितना दिया है प्रश्न में, कुल दिया है 300 छात्र हैं, ये प्रश्न दिया गया है। और तबला और बीना का परसेंटेज पहले देखिए, तबला क्या लिखा है और बीना क्या लिखा है। जो तो तबला बजाने वाले कितना परसेंट है, तबला बजाने वाले 29% है और बीना बजाने वाले 30% है। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है जो 1% का है, दोनों का अंतर 1% का है। तो वही पूछ रहा है कि कुल ऐसा कितना विद्यार्थी है तबला और बीना बजाने वाले का अंतर में। तो 300 का 1% यहाँ पर निकाल सकते हैं। 300 का 1% कितना होगा, तो 3 होगा। क्यों होगा, तो 300 गुना 1/100 लिख सकते हैं, तो कितना होगा 3। या आप इसे बनाने का दूसरा तरीका भी बताते हैं। 44 का 3 कौन सा ऑप्शन है, 44 का 3 ऑप्शन नंबर है सी ही। इसके बाद इसे ऐसे भी बना सकते हैं, टोटल मान लीजिए कि 100% स्टूडेंट है, तो 100% का वैल्यू 300 दिया है, 100% का वैल्यू 300 दिया है, तो 1% का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 1% ही हो रहा है। ऐसे पहले 1% का निकालते हैं तो कितना होगा 300/100, तो 300/100 मतलब कितना हो गया 3, 1% का वैल्यू 3। और तबला और बीना बजाने वाला का परसेंटेज कितना है अंतर दोनों का 1%, तो 1% का 3 तो हो ही गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो दोनों का अंतर होता 5%, तो 5% का वैल्यू 15 हो जाता है आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अब 45 नंबर क्या कह रहा है, वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण कितना है। तो वायलिन में कितना कोण बन रहा है 16% का, वायलिन में कोण बन रहा है 16% का। 16% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना डिग्री होगा, जो 16% के बराबर कितना डिग्री होगा जो पूछ रहा है प्रश्न में। तो आप जानते हैं इसे बनाना, इसे हम यहाँ बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखें ध्यान से, यहाँ का जो नहीं दिखे तो यहाँ पर बता रहे हैं 16% कितना डिग्री के बराबर होगा। जो तो 100% टोटल होता है, तो 100% कितना डिग्री के बराबर होता है 360 डिग्री, ये आप जानते हैं। तो 1% कितना डिग्री के बराबर होगा 360/100, कितना डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार से कितना डिग्री का पूछ रहा है 16 डिग्री, 16% का वैल्यू, तो 16% का वैल्यू कितना होगा 360/100 गुना 16। इसे हल करेंगे इतना डिग्री आपका आंसर हो जाएगा।
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो 36 गुना 16 करेगा और एक बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 16 छक कितना हो जाएगा 96, बाकी 9 रहा, 16 48, 48 9 कितना होगा 57 और बटा 10, मतलब एक अंक बाद दशमलव देंगे यानी कि 57.6, इतना डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हमने बनाया, आपसे पूछ रहा था 16% कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 100% 360 डिग्री के बराबर, तो 1% 360 बटा 100 डिग्री के बराबर, तो 16% 360 बटा 100 गुना 16 कैलकुलेशन करेंगे तो 57.6 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद मैथ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 से 49। क्वेश्चन नंबर ये भी आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 47 से 49, 47 से 49 आपका आरेख दिख रहा होगा। आरेख क्या दिया गया है, आरेख देख सकते हैं डायग्राम में। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित चार्ट को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। मतलब रविवार के दिवस दिया है, एक तरफ ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु, मतलब रविवार दिन में 142 लोगों को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुआ, सोमवार को 173 व्यक्ति की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुआ। इस प्रकार से दिया गया है 7 दिन में। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 47 की सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है। तो इस प्रकार औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। तो सोमवार रविवार सोमवार इस प्रकार से शनिवार तक व्यक्तियों की संख्या जोड़ेंगे और टोटल 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में है औसत पूछ रहा है, तो औसत किस प्रकार से निकलता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। आप ये फार्मूला तो जानते होंगे, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। मतलब रविवार से लेकर शनिवार तक जितना भी दुर्घटना हुआ सभी को जोड़ेंगे। इस प्रकार से 142 प्लस रविवार को 142, फिर उसके बाद सोमवार को है 173, यहाँ हम डॉट डॉट लिख रहे हैं। उसके बाद लास्ट कितना है शनिवार, शनिवार को है 189 और टोटल कितना दिन है 1 2 3, इस प्रकार से 7 दिन होता है रविवार से शनिवार। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो रहा है, आप जानते हैं भी ऐसे भी। तो इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 11 हो जाता है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, फिर 5 और 1, तो 5 और 1 51 हो गया, 51 हो गया तो कितना 7 7 49 लगेगा, फिर 51 में से 49 घटाएंगे तो 3 होगा, और 51 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा 9 3, 51 में से 49 घटाएंगे तो 2 होगा, और फिर 2 पर 1 21, मतलब कट ही जाएगा पूरा पूरा 7 21, 173 पूरा पूरी आंसर आ रहा है। अगर जो नहीं काटता तो डेसिमल में लगभग आंसर हो सकता था, तो 173 ऑप्शन नंबर आ ही रहा है, कितना ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का, 48 में बोल रहा है कि ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस वर्ष सर्वाधिक हुआ। तो रविवार सोमवार इस प्रकार शनिवार तक देखिए सबसे ज्यादा दुर्घटना कौन सा दिन हुआ है, तो रविवार को 142, सोमवार को 173, मंगलवार 165 है, बुधवार 124 है, गुरुवार 198 है, शुक्रवार 220 है। तो सबसे ज्यादा दुर्घटना तो शुक्रवार को है और शनिवार को 189 है। तो शुक्रवार को सबसे ज्यादा रेल दुर्घटना हुआ है 220, तो शुक्रवार कौन सा ऑप्शन है, शुक्रवार ऑप्शन नंबर डी है। तो 48 का कितना हो जाएगा डी, मतलब आंसर में हो जाएगा कि शुक्रवार को सर्वाधिक दुर्घटना हुआ है, वो भी कितना दुर्घटना हुआ है 220, मतलब कितना वो रिकॉर्ड बना है तो 220 व्यक्तियों का दुर्घटना हुआ है शुक्रवार के दिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका आंसर। इसके बाद देखिए 48 के बाद 49 यही पर हम बता रहे हैं, दिख रहा होगा यहाँ 49 में बोल रहा है कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई, तो सर्वाधिक मृत्यु हुई शुक्रवार को, और प्रश्न में बोल रहा है जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हो, तो सबसे कम मृत्यु देख रहे हैं कि बुधवार को 124 व्यक्ति की ही मृत्यु हुई, मतलब 124 व्यक्ति की मृत्यु हुई जो सबसे कम हो रहा है तो बुधवार के दिन। तो बोल रहा है कि उनके बीच में अंतर कितना का है, यानी कि बुधवार और शुक्रवार दोनों के बीच का अंतर कितना होगा जो, तो यानी कि 220 और 124, 201 है शुक्रवार और दूसरा है बुधवार, एक है शुक्रवार और दूसरा है बुधवार। तो शुक्रवार को 220 व्यक्ति की मृत्यु हुई और बुधवार को 124 व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, यानी कि 96 व्यक्ति का डिफरेंस है शुक्रवार और बुधवार के रेलवे दुर्घटना में। तो 96 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर में 96 है। तो इस प्रकार से ये भी आपका चार्ट वाला क्वेश्चन था, तो ये खत्म हुआ 49 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है। ये है 0.05 गुना 0.4 को हल कीजिए। तो डेसिमल वाला गुना कैसे करते हैं, सबसे पहले 5 गुना 4 करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 20, ऐसे हमने लिख दिया। अब दशमलव के बाद इधर एक अंक है, इधर एक दो अंक है, टोटल 3 अंक है, तो दाहिना तरफ से बाईं की ओर जाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, एक अंक 2 अंक और 3 अंक, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, मतलब कितना हो गया 0.020। तो दशमलव के बाद कोई अंक है
उसके बाद कोई जीरो है उसका वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये वाला जीरो नेग्लिजिबल है, तो 0.02 आपका फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है 0.02, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, मतलब 7 पेज प्रतिदिन पढ़ेंगे तो कोई पुस्तक को 40 दिन में पढ़ सकते हैं। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे, मतलब प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने होंगे। आप जानते हैं ये वाला कंसेप्ट होता है m1 d1 बटे w1 इक्वल टू m2 d2 बटे w2। तो इसका यूज करेंगे, टोटल जो काम होता है उससे नीचे लिखते हैं। तो काम क्या है, एक किताब को पढ़ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाता है तो 40 दिन में पढ़ लेते हैं, मतलब यहाँ पर तो माइंड नहीं है, मतलब कोई आदमी नहीं है, ये आदमी को एक आदमी मान सकते हैं, एक आदमी है जो कैसे पढ़ रहा है 7 पेज प्रतिदिन करके पढ़ता है तो 40 दिन में उसे पढ़ पाता है। मतलब इस प्रकार से m1 d1 t1 भी होता है, आप जानते हैं, यहाँ पर तो d2 लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से कितना पेज पढ़ रहा है, एक पेज। तो दूसरा आगे बोल रहा है प्रश्न में, वही एक व्यक्ति है जो 8 दिन में प्रतिदिन करके उस पुस्तक को, मतलब उसी पुस्तक को, मतलब वही व्यक्ति है जो कितना दिन में पढ़ेगा, जो कैसे पढ़ना है उसको 8 दिन में पूरा पढ़ना है, 8 दिन में पूरा पढ़ना है और कैसे पढ़ेगा जो उसे बताना है, मतलब प्रतिदिन कैसे पढ़ेगा जो। तो यहाँ पर सरल करेंगे, 40 35 यानी कि 35 पेज प्रतिदिन पढ़ेगा, एक दिन में 35 पेज, तो वो उसे पूरा पढ़ लेगा। इस प्रकार से प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ जाएंगे, मतलब 35 पेज। यहाँ पर बोल सकते हैं 35 पेज प्रतिदिन। इस प्रकार से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना है 35, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 55 के बाद है डायरेक्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बता रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ये क्वेश्चन है कितने समय में 8,750 रुपया का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया है आपके प्रश्न में, मूलधन दिया गया है आपके प्रश्न में 8,750 रुपया, और ब्याज कैसे दिया गया है, ब्याज है जो मूलधन का 6/25वां है, मतलब ब्याज यहाँ पर लिख देते हैं, ब्याज है जो मूलधन का 6/25वां है, मतलब 8,750 का 6/25वां। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 75, 87 में से 75 घटाएंगे तो 12 होगा, और 5 तो 25 25 से एक जीरो, ये तो 35 छक कितना होगा, 35 × 75 से 105 होता है, तो 35 छक 210, तो 210 हुआ और एक जीरो, ये मतलब आपका ब्याज कितना हो गया 2100 रुपया। तो यहाँ प्रश्न में दर भी कितना दिया है, दर भी दिया गया है, दर कितना है 8% वार्षिक। तो आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है पता है, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। डायरेक्ट ये बेसिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसी से आप बना सकते हैं। तो ब्याज कितना है आपके प्रश्न में, ब्याज है 2100, तो 2100 गुना 100 बटा मूलधन कितना है, मूलधन है 8,750 और गुना दर है 8। कैंसिल करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो पहले कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, और 25 से कैंसिल कर देते हैं, 2 25 × 75 और 12 और 5 25 25 से, तो ये हो जाएगा, इसे हम एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, ये 25 चौक 100 इस प्रकार से हो गया, और 35 से 6 बार में 35 छक 210 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 4 भी कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8 और 2 3 6, यानी कि टोटल कैंसिल करके कितना हुआ, मतलब कैंसिलेशन के बाद आपका 3 आंसर आ रहा है फाइनल, यानी कि 3 बस हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो 3 बस कौन सा ऑप्शन है, 3 बस है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 नंबर यहाँ बता रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन सिंपल सिंपलीफिकेशन का है, दिया है √x² + y² इक्वल टू कितना 25, और एक चीज दिया गया है आपके प्रश्न में y इक्वल टू 2x, y बराबर कितना दिया है 2x। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, जो ये x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए जब भी आपके प्रश्न में वर्गमूल रहे तो दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, मतलब इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x² + y² बराबर हो जाएगा 25 × 25 तो 625। अब इधर देखिए y बराबर 2x है, तो इधर भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो y² बराबर कितना हो जाएगा 4x², y² बराबर 4x², तो y² की जगह पर रखेंगे 4x², मतलब x² प्लस यहाँ पर रखेंगे 4x² बराबर 625। आप देख सकते हैं 4x² और 1x², 5x², तो 5x² बराबर कितना हो गया 625। अब यहाँ से 125 बार में या 625 को आप कैंसिल कर सकते हैं,
तो कितना 125 25 625 होता है, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 625, तो x स्क्वायर बराबर 625 बटा 5 मतलब 125, तो x बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 मतलब 125 का वर्गमूल, तो 125 को लिख सकते हैं ब्रेक करके 25 गुना 5, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका नहीं मतलब 5 रूट 5 x का मान हो जाएगा, x का मान 5 रूट 5। कौन सा ऑप्शन में है 5 रूट 5 है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है देख सकते हैं 5 रूट 5 नहीं, डायरेक्ट 125 ही आपका आंसर दिया है, यही आपका आंसर दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है 125, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर दिया है रूट अंडर 125, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 पे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है कि 100 मिलियन किसके बराबर है, लिखा गया है प्रश्न इस प्रकार से 100 मिलियन किसके बराबर है जो आपसे पूछ रहा है, तो 100 मिलियन को आपको बताना है कितना बराबर होगा। मिलियन लाख मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 5 10 टू पावर 5, मिलियन मतलब होता है 10 टू पावर 6 और बिलियन मतलब होता है 10 टू पावर 9। तो यहाँ पर 100 तो लिखा है पहले से और बिलियन के जगह पर लिख सकते हैं 10 पे पावर 6, तो 10 पे पावर 6 को हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, मतलब 6 जीरो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो टोटल 6 जीरो हो गया। अब गिनती कीजिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ पर 10 करोड़, तो टोटल कितना हो रहा है 10 करोड़, करोड़ 10 करोड़, तो 10 करोड़ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है ही, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 करोड़। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो गया 59 का ऑप्शन नंबर भी, 59 के बाद 61 बता दिए अभी, 62 भी हो गया, 64 देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताते हैं, सिंपलीफिकेशन के उद्देश्य से इसे आपको बनाना होगा। यदि ए 109 कार 2,64,89,71 रुपए में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना होगा। 109 कार का मूल्य आपके प्रश्न इस प्रकार से दिया है, 109 कार का मूल्य कितना दिया है 264 फिर है 8989 उसके बाद है 071 इतना रुपया है, मतलब 109 कार का मूल्य इतना रुपया है, तो एक कार का मूल्य कितना होगा मतलब 26489,071 इतना अपॉन 109 होगा। तो इतना को भाग देना आपको टफ लग रहा होगा, डिफिकल्टी है, तो यहाँ पर से क्या चलेंगे बाई ऑप्शन, यहाँ के बाद आपको बाई ऑप्शन यूज करना है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन, हम ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया है, अब आपको बाई ऑप्शन यहाँ से चलना है, बाई ऑप्शन मतलब इतना को हम अगर जो भाग देंगे तो क्या होगा, तो इतना तो सबसे पहले कंफर्म है कि 9 नमा मतलब यहाँ से होना चाहिए कि 109 में हम कितना से गुना करेंगे कि ये आ जाना चाहिए, मतलब 109 में हम ये चारों ऑप्शन में से किससे गुना करें कि आपको इतना आ जाना चाहिए, कितना 26489,071 मतलब 109 में कितना से गुना करें कितना आ जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पर से या ऐसे भी लिख सकते हैं, बात को आप समझिए, मतलब इतना में कितना से गुना करेंगे या 109 से गुना करेंगे कि आपको इतना रिजल्ट आ जाना चाहिए। भाग का मतलब यही होता है, जैसे आप समझते हैं यहाँ पर हमने 24 बटा यहाँ पर मान लीजिए कि 8 किए तो 3 आता है, तो 8 में हम 3 से गुना करते हैं तो 24 आ जाता है। दूसरी प्रकार से यहाँ पर हम क्या रखें और दोनों में गुना करें कि ये आ जाना चाहिए, तो बाई ऑप्शन चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 9 के साथ किसमें गुना करने पर एक आना चाहिए, यूनिट डिजिट से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट से देखेंगे तो यूनिट डिजिट से सबसे पहले चेक कर रहे हैं, मतलब इकाई अंक से, लास्ट डिजिट से बोलते हैं, यूनिट डिजिट को ही क्या बोलते हैं लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट से हम चेक कर रहे हैं। तो 9 में कितना से गुना करें कि एक आ जाए, तो 9 81 होता है, मतलब 9 से गुना करने पर तो सबसे पहले जो भी अंक लिखा रहेगा उसका इकाई अंक 9 रहना चाहिए, तो 9 9 81 के 1 हो जाएगा लास्ट में इकाई अंक। तो ऐसा देखिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी का इकाई अंक 0 है, तो ऑप्शन नंबर मतलब 4 है और 9 है, 0 को नेग्लिजिबल भी अगर जो करते हैं तो नहीं होगा, ऐसे 0 इसमें नहीं हो रहा है तो कैंसिल हो रहा है ऑप्शन नंबर बी और डी भी। अब देखिए ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, दोनों में 9 दिया है, तो क्या करेंगे यूनिट डिजिट मेथड फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट दो ऑप्शन का सेम है, तो क्या करेंगे यहाँ पर से लास्ट 2 डिजिट यूज करेंगे। लास्ट 2 डिजिट का कैसे यूज करते हैं आपको समझा रहे हैं। देखिए लास्ट 2 डिजिट मतलब गुना करना है आपको, या तो ये ऑप्शन लीजिए या ये ऑप्शन लीजिए। मान लीजिए कि ऑप्शन हम सी ले रहे हैं, कितना 243019, तो लास्ट 2 ही अंक आपको पता करना है। तो लास्ट 2 अंक कैसे पता करते हैं, इतना आपको आना चाहिए जो लिखा गया है। तो देखिए कैसे गुना करते हैं, लास्ट मतलब 9 गुना 9 करते हैं तो 9 9 81 के 1 बाकी 8 हुआ,
और फिर क्या करते हैं, इसी 9 को आगे गुना करते हैं, 9 एकम 9, और फिर ये 0 को करते हैं किससे, 0 गुना 9। तो 9 एकम 0 गुना पहले 9 कितना हो गया 0, और यहाँ पर से 0 गुना 1 कितना हो गया, ये इधर हम अगर जो उलट कर लिख दें इसे तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब सबसे पहले हम यही लिख रहे हैं 24309, इसमें गुना कर रहे हैं 109। इस प्रकार लिखा रहता है तो आपको बनाने में सहूलियत होगा। मतलब 9 9 81 1 लिखा, बाकी 8 है। अब फिर 9 में अगला से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 होगा, 9 एकम 9 हुआ, और फिर ये 0 है तो 0 में 9 से ही गुना होगा, या नीचे लिखते हैं 0 में 9 से गुना होगा तो कितना होगा 0 प्लस 9, 9 ही हुआ, और बाकी कितना है 8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ फिर बाकी 1 है। तो यहाँ पर से लास्ट 2 डिजिट आपका 7 1 है, और लास्ट 2 डिजिट 7 1 है ही, तो ये मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें टेस्ट कीजिएगा तो आपका ये नहीं होगा, तो इसे बाय ऑप्शन बनाइए या इतना में आप भाग भी दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घंटा में कितना दूरी चल रहा है। एक घंटा में कोई कार है या बस है जो 12.2/5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है कि 2.3/4 घंटा में 2.3/4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो एक घंटा में इतना किलोमीटर, तो इतना घंटा में क्या हो जाएगा, भाग बराबर मतलब दोनों गुना हो जाएगा, 12.2/5 गुना 2.3/4, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर। इसे हल कीजिए तो 62/5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11/4। तो इसे कैंसिल कर देते हैं 31 और 2 बार में, तो 31 गुना 11 कितना हो जाएगा 31 एकम 31 बाकी 3, और 31 एकम 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, और यहाँ 5 दूनी 10 मतलब 1 अंक 5 दशमलव, तो कितना हो जाएगा 34.1 किलोमीटर आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है 34.1 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 65 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। प्रश्न में लिखा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद अगर जो पूछे आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, अगर जो प्रश्न में पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4। इसी पर प्रश्न पूछा गया था 10th के ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 2 गुना 4 8 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 65 हो गया, 68 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है सिंपल रेशियो का क्वेश्चन। a:2b दिया है 2:5 मतलब a अनुपात b है 2:5। इसके बाद लिखा गया है आगे b अनुपात c है 3:4। b अनुपात c कितना दिया गया है 3:4। तो आपसे क्या पूछ रहा है a अनुपात c कितना होगा, जो a अनुपात c पूछ रहा है। तो a अनुपात c मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो क्या करते हैं, फर्स्ट का गुना मतलब 2 गुना 3 और लास्ट का गुना मतलब 5 गुना कितना 4, तो 5 गुना 4 इस प्रकार से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 3:10। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3:10। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है ये देख सकते हैं 3:10 मतलब 3:10 ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 70 के बाद क्वेश्चन नंबर है 74 नंबर क्वेश्चन किसका है, पाई चार्ट का। ये क्वेश्चन है पाई चार्ट का, तो इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, तो प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं। तो कार का कितना डिग्री कोण बन रहा है, जो देखिए 150 डिग्री बन रहा है, तो 150 डिग्री कितना स्टूडेंट को दर्शा रहा है। मतलब क्वेश्चन ये रहा आपका कि 150 डिग्री नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, मतलब कितना विद्यार्थी को दिखा रहा है जो। तो सबसे पहले ये आपको निकालना है, डिग्री भी दिया है और विद्यार्थी पूछ रहा है। तो पहले बेसिक जानिए टोटल कितना दिया है 1200 स्टूडेंट्स, और टोटल डिग्री में होता है कितना, पूरा सर्किल में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री केंद्र पर बनता है, यानी कि 360 डिग्री का, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 360 डिग्री का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है 1200 विद्यार्थी, इतना दिया है आपके प्रश्न में 360 डिग्री का वैल्यू 1200 विद्यार्थी। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 डिग्री का वैल्यू होगा 1200 बटा 360 विद्यार्थी। तो प्रश्न में पूछ रहा है 150 डिग्री मतलब कार वाला, तो 150 डिग्री का मान कितना होगा 1200
बटा 360 गुना कितना हो जाएगा 150। इसे हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहां से देखिए 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 3 बचे 15, तो 100 बचे 500, यानी कि 150 डिग्री क्या दर्शा रहा है 500 विद्यार्थी को। तो 500 विद्यार्थी ऑप्शन नंबर कितना है सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर है 74 का कितना हो गया सी। इसके बाद देखिए 74 के बाद आपका लिखा गया क्वेश्चन 77 नहीं 77 तो जीके है 78। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, ये है 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। 12 मीटर का लंबी छड़ है तो 25 बराबर भाग में बांटना है, तो 12 बटा 25 होगा, तो प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 12 बटा 25 होगा, यानी कि 12 मीटर बटा 25 होगा। लेकिन सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रहा है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा 1200 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1200 सेंटीमीटर बटा 25। ये 25 चौक 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। 78 के बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में आप एक फार्मूला जानते होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर यहाँ पर हम कंसेप्ट लगावेंगे तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1 लिखें तो इसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर 1। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। और एक का मान आपके प्रश्न में दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ रहा है और sec थीटा माइनस tan थीटा 1/3 दिया है, ये पूछ रहा है तो इसे हमने ऐसे ही रहने दिया। sec थीटा प्लस tan थीटा का मान आपको निकालना है और इसका मान कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 1/3 और बराबर 1 होता है फार्मूला से। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 1/3 इधर गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर 3 होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है 3, 79 का 3 है ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट वे में इसको कैसे यूज करेंगे ये तो हो गया बेसिक से, और इसका शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट क्या होता है, जो जब भी आपके प्रश्न में sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर a दिया रहेगा जो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a। अगर तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर दिया रहे x/y, तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा x/y दिया है तो हो जाएगा y/x। अगर जो sec थीटा प्लस tan थीटा y/x दिया है तो ये हो जाएगा x/y, मतलब जस्ट एक दूसरे का उल्टा। जैसे 2 का उल्टा 1/2 होता है, तो जो पूछे sec थीटा प्लस tan थीटा 5 दिया है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 79। अब 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ बता ही देते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5x और 8x का मसा और लसा 9 और 360 है तो x का मान बताइए। आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या कितना है 5x और दूसरी संख्या है 8x, दोनों का लसा कितना दिया गया है, दोनों का लसा आपके प्रश्न में दिया गया है कितना 9 और 9 मसा है और 360 लसा है। इसे हल कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हल कर देते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 8 से कैंसिल करेंगे या 8 से ही कैसे या लिख देते हैं 8 × 5 = 40 x स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा 9 × 360। तो यहाँ से 40 नामा कितना होता है 360, तो x स्क्वायर बराबर 9 × 81, तो x का मान कितना हो जाएगा 9। तो x का मान 9 हो गया, तो x का मान ही पूछ रहा है तो 9 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का 9 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 80 का 9 है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब मात्र 4-5 क्वेश्चन और है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है a + b = -2। a + b बराबर कितना दिया है -2 और भी दिया गया है a - b बराबर 12। तो आपसे पूछ रहा है कि b का मान कितना होगा, b निकालना है। तो b कैसे निकलेगा, अगर जो हम यहाँ पर घटा देंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बराबर है मतलब +12 है तो -12 हो जाएगा। तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो +1 भी +2 भी हो जाएगा और -2 और -12 तो -14 हो जाएगा, मतलब 2 × 7 = 14। तो b का मान कितना हो गया -7। इस प्रकार से आप तुरंत बना सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा -7, ऑप्शन नंबर है डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद आपका डायरेक्ट मैथ का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 भी बता देते हैं। ये हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 10 बजे हो तो घड़ी पे घंटों और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, मतलब 10 बजे है तो कितना कोण बनेगा।
तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है थीटा बराबर आप जानते हैं कि 60 घंटा माइनस 11 मिनट, 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटा 2 इसका मोड। तो यहाँ पर देखिए घंटा भी है मिनट भी है, तो 10 बजा है, इसको आप लिख सकते हैं 9:60 ऐसा लिख सकते हैं। एच के जगह पर कितना लिखेंगे 9 और 11 गुना मिनट के जगह पर कितना लिखेंगे 60 बटा 2 करेंगे, तो 60 गुना 9 कितना होगा, 60 गुना 9 कितना होगा आप देख सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। 60 गुना 9 करेंगे तो 540 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 660/2। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उल्टी घटाना होगा आपको, मतलब 660 में से घटाइएगा 540 तो कितना हो जाएगा 60 और 60 120, यानी कि माइनस में 120 होगा, तो 120 बटा 2 इसका मोड, तो माइनस 120 तो कितना हो जाएगा -60, यानी कि -60 का मोड कितना होगा 60 ही, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 60 डिग्री है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब 3 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है। एक घड़ी को 4750 रुपये है, मतलब उस पर लिखा गया मूल्य है 4750 रुपये, जिसे एमआरपी बोलते हैं या छपा हुआ मूल्य भी बोलते हैं, तथा उसकी बिक्री 12% की छूट दी जाती है। मतलब कोई घड़ी है जिस पर लिखा गया मूल्य है 4750 रुपया, और मतलब मार्क प्राइस जिसे बोल सकते हैं 4750 रुपया है, और डिस्काउंट कितना है, मतलब घड़ी बेचने पर छूट कितना दे रहा है 12% का डिस्काउंट है, 12% छूट दे रहा है। तो पहले वह घड़ी को कितना में बेच रहा है जो आपको निकालना है, और आगे प्रश्न में लिखा है यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा तो उसे कितना लाभ हुआ। मतलब क्रैमुल आपके प्रश्न में दिया गया है 3850 रुपया, यानी कि दुकानदार उस घड़ी को खरीदा था 3850 रुपया में, तो कितना में पहले बेच रहे हैं जो निकल जाएगा तभी आपको लाभ पता चलेगा, यानी कि 4750 रुपया मार्क प्राइस है और 12% डिस्काउंट है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 12% छूट है, यानी कि 88% पर बेच रहा है, तो 4750 का 88% यानी कि 88/100 करेंगे। कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिए उतना जल्दी बनेगा। तो 22 चौक 88, यहाँ से 25 चौक 100, फिर 5 से कैंसिल करते हैं, पापा से 25 यहाँ 5 से कैंसिल कीजिए तो 45 और पापा से 25 ये 19 95, तो 19 गुना 22 करेंगे तो 19 दूनी 38, और ये एक जीरो होगा 19 दूनी 38 होगा, फिर 19 दूनी 38 और 3 41, 19 दूनी 38 और 3 41 हो गया, तो 41 और 1 जीरो ये मतलब 4180 रुपये में वह घड़ी को बेचता है, 3850 रुपये में खरीदता है और 4180 रुपये में बेचता है, तो उससे लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है वही आपसे पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 4180 में से आप घटा दीजिए कितना 3850, तो कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पर से हो जाएगा 8 में से 5 3 11 में 7 3, यानी कि 330 रुपये आपका लाभ हुआ उस दुकानदार को। तो 330 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है 94 95 97 है, फिर 94 हम बता देते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4 परीक्षणों का मार्ग 17.5 है, मान लीजिए कि अब मार्ग मतलब औसत होता है, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो पांचों संख्याओं का योगफल कितना होगा 100, यानी कि औसत बराबर आप जानते हैं योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है। जैसे 3 संख्याओं का माध्य या औसत 20 है तो तीनों संख्याओं का योगफल 20 गुना 3 60 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ 4 संख्याओं का माध्य 17.5 दिया है, तो चारों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 17.5 गुना 4। इसके बाद यहाँ पर 4 संख्या है तो चारों संख्या का योगफल निकालिए 17.5 गुना 4। इसके बाद जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है, मतलब एक प्रेक्षण और है 20 इसमें जोड़ा जाता है, 20 इसमें जोड़ दिए, तो बोल रहा है आगे प्रश्न में कि तब इसका नया माध्य क्या होगा। माध्य बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल तो ये हमने लिख दिया और संख्या टोटल कितना हो गया, पहले 4 संख्या था और एक संख्या ये 20 आया, मतलब टोटल 5 संख्या हो गया, तो बटा 5 करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो 17.5 चौके कितना होता है, तो 17.5 दूनी 35, 17.5 दूनी 35, तो 17.5 चौके हो जाएगा 35 दूनी 70, और 70 और 20 जोड़ेंगे मतलब 70 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 90, और 90 बटा 5 करेंगे तो हो जाएगा 18। जितना जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। 18 कौन सा ऑप्शन है, 18 है ऑप्शन नंबर ए। 2 क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97, 95 पहले देख लेते हैं उसके बाद 97, मात्र यही 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले देखिए 95 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन डायग्राम आप पढ़े होंगे, वेन डायग्राम 11th में भी है और जनरल में भी पढ़ने का है। तो क्वेश्चन दिया गया है 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्ली है, 10 छात्र के पास कुत्ता व 5 छात्र के पास तोता है। तो 3 वस्तु यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले
3 वृत्त हमें बनाना होगा और तीनों का सम टोटल मतलब तीनों वृत्त के योगफल मतलब दिया गया है 26 छात्र है। तो सबसे पहले एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं, मतलब इसमें आयत के अंदर में तीनों है। पहला वृत्त बनाए, ये दूसरा वृत्त बनाए और ये तीसरा वृत्त बनाए। तो पहला दिखा रहा है टोटल इस आयत के अंदर में कितना स्टूडेंट है 26 मतलब 26 छात्र है, तो टोटल हमने 26 लिख दिया। इसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, मतलब पहला जो है ये बिल्ली को काट लिख देते हैं। ये टोटल कितना है, ये बिल्ली वाला दिखा रहा है 14, मतलब 14 छात्र के पास बिल्ली है। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, मतलब दूसरा वृत्त है जिसे कुत्ता वाला है, तो डॉग इसमें हमने लिख दिया। मतलब पहला वृत्त बिल्लियां का हो गया, दूसरा वृत्त कुत्ते का हो गया, मतलब डॉग्स लिख दिया। वो कितना है 10, मतलब 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, मतलब यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। और तीसरा वृत्त जो हमने ड्रा किया ये तीसरा वृत्त, तो तीसरा वृत्त बोल रहा है कि 5 छात्रों के पास तोते हैं, तो तोता को हम पैरोट लिख देते हैं PARROT, मतलब ये टोटल 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। और प्रश्न में आगे बोल रहा है कि यदि 4 छात्रों के पास कुत्ता व बिल्ली दोनों है, तो कुत्ता और बिल्ली दोनों होना चाहिए। तो ये वाला भाग देखिए, इसमें बिल्ली का भी भाग है और कुत्ता का भी भाग है, तो ये कितना है 4। और आगे बोल रहा है कि एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है। एक छात्र के पास कुत्ता और तोता, तो कुत्ता ये हो गया और तोता ये हो गया, तो कुत्ता और तोता दोनों ये वाला है, मतलब एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों है। उसके बाद बोल रहा है कि आगे प्रश्न में तथा 3 के पास तोता व बिल्लियां दोनों है। 3 छात्र ऐसा है जिसके पास तोता भी है और बिल्ली भी है, तो वो ये वाला भाग है, मतलब 3 छात्र ऐसा है जिसके पास तोता भी है और बिल्ली भी है। और ये वाला भाग हुआ जिसके पास बिल्ली भी होगा, कुत्ता भी होगा और तोता भी होगा। तो ऐसा कौन सा है, जो देखिए आगे प्रश्न में लिखा गया तथा ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा एक भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हो, मतलब ऐसा एक भी छात्र नहीं है जिसके पास कुत्ता बिल्ली और तोता हो, मतलब तीनों बिल्ली कुत्ता और तोता तीनों रखने वाला छात्र एक भी नहीं है, मतलब 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न में पूछ रहा है कि तब कितने ऐसे विद्यार्थी या छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं वाला ये सारा जो भाग होगा ये क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं वाला भाग होगा। पहला वृत्त के अंदर सिर्फ बिल्ली वाला भाग, दूसरा वृत्त के अंदर क्या है कुत्ता और तीसरा वृत्त के अंदर तोता। तो यहाँ पर ये 4 हुआ जो बिल्ली और कुत्ता दोनों, ये 1 हुआ जो कुत्ता और तोता दोनों, और ये 3 हुआ जो यहाँ पर बिल्ली और तोता। और ये 0 मतलब एक भी नहीं है, मतलब कुत्ता बिल्ली और तोता एक भी नहीं रखने वाले छात्र 0 है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं टोटल इस वृत्त के अंदर कितना होना चाहिए 14, तो 4 0 और 3 4 3 7 हो रहा है, तो ये केवल बिल्ली रखने वाले छात्र 7 हैं। उसी प्रकार से इसमें देखिए तो केवल कुत्ता रखने वाले छात्र कितना होंगे, तो 4 0 1 मतलब 5 हो गया, टोटल 10 है, मतलब ये 5 होगा। यहाँ पर देखिए टोटल तोता रखने वाले स्टूडेंट्स कितना है 5, तो यहाँ पर से 3 0 1 मतलब 4 हो रहा है, तो एक छात्र ऐसा होगा जो सिर्फ तोता रखेगा। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा कि टोटल दिया है आपके प्रश्न में 26 मतलब 26, जिसमें से 7 4 11 5 16 3 19 और 0 19 और 1 20 1 21, मतलब ये सभी मिलाकर कितना होना चाहिए 21 में कितना जोड़ेंगे, ये सभी को मानिए कि एक छात्र ऐसा है जिसके पास न तो तोता बिल्ली और कुत्ता है, मतलब 21 में क्या जोड़े कि आपको 26 हो जाए, तो x का मान कितना होगा 5। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 80 के स्पीड से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर हो तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। आपको पता होगा कि कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभा या व्यक्ति या पेड़ को पार करे या पोल को पार करे तो सिर्फ रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होती है, उस बिजली के खंभे या व्यक्ति की लंबाई को नगण्य माना जाता है, मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं। तो समय पूछ रहा है आपको, समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं दूरी बटा 4, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो प्रश्न में दिया है रेलगाड़ी की सिर्फ अपनी लंबाई यहाँ पर होगी, तो कितना है रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर और चाल, तो चाल किसमें दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया है, तो ऊपर है मीटर में और यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, 5/18 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ऊपर पहले से मीटर था तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाएगा, यहाँ पर 80 25 400 400 से अंश और हर को कैंसिल कर दिए, ये 18 भी ऊपर जाएगा आपको पता होगा, तो 18 क्या हो जाएगा सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
मतलब क्वेश्चन नंबर 97 का 18 सेकंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से मैथ का और कुछ रीजनिंग का भी हमने सॉल्यूशन किया। तो ये कितना था? सेट नंबर था 15 टोटल अभी तक, और प्लेटफॉर्म मतलब रुकमानी से सेट नंबर कितना है? सेकेंड। 28 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वो उसका मैथ और रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन था। रीजनिंग का सॉल्यूशन हमने पूरा नहीं किया है, सिर्फ मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन किया है। रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन जैसे घड़ी वाले मतलब 10 बजा है तो कितना कोण बन रहा है घंटे और मिनट के सुई के बीच, ये सारा क्वेश्चन कुछ किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 28 मार्च 2016 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट थर्ड में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।